रिकॉर्डिंग अप्रूव कर दीजिएगा सर जी। आइए, तो सर आज थोड़ा सा हम इनकम टैक्स का जरा बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज की क्लास का जो पर्पस था उसमें इनकम टैक्स के जो बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट में सर मेरी क्लासेस होती हैं, तो वो क्लासेस जब भी होती हैं वो हमेशा हम मेन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, कभी भी इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट्स की बात करने का हमें टाइम नहीं मिल पाता। तो आज स्पेशली इसीलिए रखी है कि बिल्कुल ही जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इनकम टैक्स के, इनकम टैक्स कैसे लगता है, क्या हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, क्या हमारे पास थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, किस तरह से ये टैक्स इंडिया में लाया गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज पूरा नहीं हो पाएगा सर, हम इसके ऊपर 1 2 दिन 3 दिन आराम से लगाएंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। और ये क्योंकि सर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, काफ़ी काम आते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन, क्योंकि अल्टीमेटली हम एग्जाम पर भी आ जाते हैं घूम फिर के, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें बेसिक कंसेप्ट में काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं। आपका जो एमसीक्यू पेपर है यूडीसी का, आईटीआई का, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो सर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की अगर हम थोड़ी सी सर हिस्ट्री। एक मिनट सर, लास्ट जी टॉपिक के एमसीक्यू आप बोल रहे थे कि चैप्टर वाइज भेजेंगे। जी जी मैम, वो हम अपने पास रेगुलर जो हमारी क्लास चल रही है ना उसमें लेंगे। ये तो हमने एक्स्ट्रा क्लास बस बेसिक की रखी है ना, तो वो हम अपनी जो हमारी सैटरडे वाली क्लास होगी ना उसमें डिस्कस करेंगे। ओके सर। जी हाँ जी। तो सर इनकम टैक्स का थोड़ा सा अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें इंडिया में, इनकम टैक्स इंडिया में जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था सर, वो किया गया था 1816। सर टैक्स की जो हिस्ट्री है ना इंडिया में टैक्सेशन की, इट इज वेरी ओल्ड। टैक्स कोई आज से नहीं, बहुत सैकड़ों साल से, हजारों साल से इंडिया में टैक्सेशन का सिस्टम चला आ रहा है। हाँ, वो कभी एक फॉर्मल सिस्टम के फॉर्म में नहीं आ पाया। जैसे पुराने जमाने जमाने में लगान सिस्टम होता था, हमेशा जो भी हमारे पास राजा होते थे वो कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने पास चार्ज किया करते थे, कर के रूप में, टैक्स के रूप में। हाँ, उसके मेथड्स अलग अलग होते थे। तो इसको जो पहली बार थोड़ा शेप दिया गया सर, वो दिया गया इनकम टैक्स के फॉर्म में 1816। 1857 में इंडिया में एक म्यूटिनी हुई, एक विद्रोह हुआ, जिसमें अंग्रेज सरकार का बड़ा नुकसान हुआ। उस नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने इंडिया में एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया 1860 में। 1860 में इनकम टैक्स एक्ट लाया गया पहली बार। ये पहली बार था जब इंडिया में फाइनेंस एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले तक फाइनेंस एक्ट का कंसेप्ट नहीं होता था, इनकम टैक्स का कंसेप्ट नहीं होता था। जो दूसरे पुराने जमाने के राजा महाराजाओं वाले टैक्स होते थे, लगान होता था, वो चलता था। 1860 से ये लॉ चलता रहा, फिर 1922 में इसको रिप्लेस किया गया, एक थोड़ा सा फॉर्मल टैक्स की फॉर्म में इसको लाया गया 1922 में। फिर इनकम टैक्स अमेंड का नया एक लॉ लाया गया 1922 से। हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट 1922 चलने लगा। फिर इनकम टैक्स एक्ट 1922 में न्यूमरस अमेंडमेंट्स हुई। हर साल इनकम टैक्स में चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट्स आती हैं। तो वो अमेंडमेंट्स आते 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 हमारे पास 1956 तक बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस इसके अंदर हो चुके थे, कई अमेंडमेंट्स आ चुकी थी। तो 1956 में फिर इस बात की जरूरत महसूस की गई कि एक नया लॉ लाया जाए। तब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस भी मिल गया था। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया में पहली बार 1961 में इंडिया का अपना इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, जो अभी तक चल रहा है। उस टाइम पर मिस्टर मोरारजी देसाई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब पहली बार उन्होंने इंडिया में इंडिया का इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। तो इंडिया में एक लॉ इंट्रोड्यूस किया गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर किसी भी लॉ के लास्ट में, एंड में जो ये ईयर लगाया जाता है ना, ये उसका ईयर ऑफ इंप्लीमेंटेशन होता है। तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट इंप्लीमेंट किया गया, इट वाज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1961 बाय मिस्टर मोरारजी देसाई। ठीक है, तो उन्होंने इसको एक थोड़ा सा फॉर्मल फॉर्म में, आज के जो हम अपने पास जैसे टैक्सेशन के बारे में डिस्कस करते हैं उसकी तरह से इसको बनाकर इंट्रोड्यूस किया।
फिर उसके बाद 1961 से लेकर अब तक 2024 तक इसमें बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल सबसे पहले ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर इनकम टैक्स एक्ट चार्ज करता है इनकम टैक्स। और बताइए इनकम टैक्स किसे कहते हैं? इनकम टैक्स का मतलब होता है सर टैक्स ऑन इनकम, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, इनकम टैक्स मींस टैक्स ऑन इनकम, जो हम इनकम के ऊपर टैक्स लगाते हैं। अब सर एक सवाल यहां पर ये उठता है कि ये टैक्स किसे कहते हैं, बताइए व्हाट इज टैक्स? जी सर, आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट टैक्स चार्ज कर रहा है, सर ये टैक्स होता क्या है? तो सर टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। सर मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं तो किसी भी टैक्स की बात कर रहा हूं, वो जीएसटी हो या वो डीटी हो, इनकम टैक्स हो, कुछ भी हो। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट अंडर एनी स्टैट्यूट। सर स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। ठीक है सर, जब भी हम किसी लॉ के तहत, सर लॉ के तहत सरकार को पैसे देते हैं और ये पेमेंट ना कंपलसरी होता है, सर इसे टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां पर टैक्स के फीचर्स की बात करें, टैक्स की मीनिंग की बात करें, तो सबसे पहली जो बात हमने की है ना, इट इज अ कंपलसरी पेमेंट। आप टैक्स देने से मना नहीं कर सकते। सर दूसरी बात, ये किसी ना किसी स्टैट्यूट के तहत दिया जाता है। स्टैट्यूट मतलब लॉ। सर बिना लॉ के टैक्स नहीं लग सकता, जब तक लॉ नहीं होगा आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। और सर ये किसको दिया जाता है? सरकार को। ठीक है, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है सर, सोचिए मैंने सरकार को टैक्स दिया, बदले में सरकार मुझे क्या देगी? जी मैं बताता हूं सर, कुछ भी नहीं देगी सरकार, इन पैसों के बदले आपको कुछ नहीं दे रही। ठीक है, हाँ वैसे आप एक बात जो अभी सर ने कहा बिल्कुल सही कहा, सरकार का काम होता है हमें सर्विस देना। ठीक है सर, गवर्नमेंट इज सिंपली अ सर्विस प्रोवाइडर। सरकार जो होती है ना एक तरह की सर्विस प्रोवाइडर होती है। जैसे मैं और कंपनी से सर्विसेज लेता हूं, वैसे ही सर्विसेज सरकार भी देती है। बस सरकार की सर्विसेज में और कंपनीज की सर्विसेज में डिफरेंस पता है क्या होता है? कंपनी मुझे, मैं पैसे देता हूं, एक स्पेसिफिक सर्विस देती है। सरकार पैसों के बदले सर्विस नहीं देती। ऐसा नहीं है आप पैसे देंगे तभी सर्विस मिलेगी, ये सर्विस सबको देती है। ठीक है, और ये इस तरह की सर्विस देती है जिसमें कई वेलफेयर सर्विसेज होती हैं, इसी तरह से हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की सर्विसेज देती है। तो हमारे पास अलग अलग तरह की ऐसे कई बेनिफिट्स हैं जो और कोई एंटिटी और कोई पर्सन कभी हमें अपने पास अलग से प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, हाँ लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई मैंने सरकार को पैसे दिए बदले में सरकार ने मुझे सर्विस दी, ऐसा नहीं होता सर। भाई सोचिए, इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, क्या 140 करोड़ के 140 करोड़ लोग सरकार को टैक्स दे ही रहे हैं? सर वैसे तो दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हर आदमी टैक्स दे रहा है सर, हर आदमी, कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, सब टैक्स दे रहे हैं। हाँ इनकम टैक्स हर आदमी नहीं देता, जीएसटी तो सब देते हैं सर, कोई भी हो, गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर, जीएसटी तो सब देते हैं। ठीक है, मैटर ये है सर कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि आप अगर ज्यादा टैक्स देंगे तो सरकार आपको ज्यादा सर्विस देगी, आप अगर कम टैक्स देंगे तो सरकार आपको कम सर्विस देगी, जैसा कि नॉर्मल कंपनीज के केस में होता है। तो आप इसको ना लिंक नहीं कर सकते कि आपने जो पैसे दिए और सरकार ने जो सर्विस दी उसको आप लिंक कर पाए। ठीक है, बेसिकली क्या है, सरकार को कुछ सर्विसेज देनी है, वो देनी ही देनी है। गवर्नमेंट को वेलफेयर स्कीम्स चलानी है, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, गवर्नमेंट को दूसरी कई सर्विसेज देनी है।
ठीक है ना। गवर्नमेंट को ढेर सारी सर्विसेज देनी है, गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करनी है, गवर्नमेंट को डिफेंस संभालना है, सर ये सब कुछ करना है। इन सब के लिए पैसे चाहिए। ये पैसे कहां से आएंगे? तो इन सब के लिए, एक्सपेंस के लिए जो मनी चाहिए, इस सब के लिए एक्सपेंस करना है। तो बस सरकार ने क्या करा, सरकार ने कहा इसी के पैरेलल हमें रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू। अब वो रेवेन्यू कहां से आएगा? सरकार ने कहा जी ऐसा है, रेवेन्यू के लिए हम टैक्स लगाते हैं। कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं, कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं। लेकिन मेनली जो सरकार की इनकम का सोर्स है दैट इज टैक्स। तो सरकार ने इस एक्सपेंस को कवर अप करने के लिए टैक्स चार्ज करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब मैटर ये है सर कि गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है, आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट इस टैक्स के पैसे के बदले आपको सर्विस दे रही है। ठीक है, गवर्नमेंट को सर्विसेज देने के लिए पैसे चाहिए, टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट ने इनकम का एक सोर्स अपने पास जनरेट कर लिया। ठीक है, तो अगर हम टैक्स की बात करें सर, वापस जो हम मीनिंग अभी डिस्कस कर रहे थे, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। सर ये कंपल्सरी होता है, इट इज मैंडेटरी टू पे टैक्स। आप टैक्स पे करने से मना नहीं कर सकते। जितने भी टैक्सेस हैं वो मैंडेटरी इन नेचर होते हैं। आप टैक्स पे करने से मना नहीं कर सकते। आपको अगर टैक्स आपके ऊपर लग रहा है तो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है। अंडर एनी स्टैट्यूट सर टैक्सेस तब तक नहीं लिए जा सकते जब तक टैक्स के लिए कोई लॉ ना हो। जैसे सर इनकम टैक्स सरकार कैसे ले पाती है? क्योंकि इंडिया में एक लॉ है जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है सर, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी की खास बात ये होती है सर यहाँ कोई भी ना मोस्ट पावरफुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, गवर्नमेंट जो चाहे वो कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। सर इंडिया में सबसे बड़ी पावर है लॉ की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अगर गवर्नमेंट को भी टैक्स लेने हैं ना, तो गवर्नमेंट को भी परमिशन लेनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन से, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को इस बात की परमिशन देता है। ठीक है सर, गवर्नमेंट में ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दी गई हैं। और इन पावर्स के लिए ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिस्ट्स हैं। 3 लिस्ट हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। इन लिस्ट के अंदर वो सारे के सारे मैटर्स लिखे हुए हैं जिनके ऊपर हमारी गवर्नमेंट काम कर सकती है, जिनके लिए डिसीजंस ले सकती है, जिनकी उनके पास पावर्स हैं। ठीक है, जैसे सर यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है यूनियन गवर्नमेंट आर्मी की पावर रखती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है। स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट्स पुलिस के ऊपर कंट्रोल रखती हैं। ठीक है सर, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, इंडियन आर्मी, आर्मी भारत सरकार के अंडर में चलती है, और पुलिस हमारे पास सेंटर के स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में चलती है, सेंटर के अंडर में नहीं होती। यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी को अपने अंडर में चलाती है। सर इसी तरह से टैक्सेस के लिए भी ना अलग अलग अथॉरिटीज हैं। जैसे इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है कि हमारी सरकार इनकम टैक्स ले सकती है। ठीक है सर, हमारी स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ था कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना वो सेल्स टैक्स ले सकती हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट के तहत भारत सरकार ने लगाया, सेल्स टैक्स स्टेट लिस्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स ने लगाया। तो जो भी गवर्नमेंट है वो अपने अपने हिसाब से सर लॉ बनाती है, लॉ, बिना लॉ के टैक्स नहीं लिया जा सकता।
इनकम टैक्स एक्ट में यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है भारत सरकार इनकम टैक्स लगा सकती है। इस एंट्री को यूज करते हुए भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर पुराने जमाने में स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट सेल्स टैक्स लगाएंगी, तो हर स्टेट का अपना अपना सेल्स टैक्स एक्ट हुआ करता था। फिर सेल्स टैक्स को बदल के कहा जाने लगा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने सेल्स टैक्स को बदल के वैट लगाना शुरू किया। जैसे एक लॉ बनाया गया, उसका नाम था वैल्यू दिल्ली वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2004। दिल्ली सरकार ने लॉ बनाया था दिल्ली में वैट लगेगा। ऐसे ही सर हरियाणा सरकार ने लगाया था, ऐसे ही यूपी सरकार, पंजाब सरकार, गुजरात सरकार, सब सरकारों ने अपने अपने सेल्स टैक्स के लॉ बनाए। ठीक है सर, मैं टैक्स का मीनिंग बता रहा हूं, टैक्स किसे कहते हैं। और टैक्स के मीनिंग में हम ये कह रहे हैं कि टैक्स तभी चार्ज किया जा सकता है जब लॉ होगा, बिना लॉ के आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको टैक्स चार्ज करना है, पहले लॉ होना जरूरी है। तो पहला लॉ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कैसे लगता है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर पुराने जमाने में एक लॉ था, लॉ तो वैसे अभी भी है, लगना बंद हो गया, वेल्थ टैक्स एक्ट 1957। ठीक है सर, दिल्ली वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2004। पुराने जमाने में एक लॉ था फाइनेंस एक्ट 1991। ये लॉ ये कहता था कि आप सर्विस टैक्स लगाएंगे, और ये कौन लगाता है? लगाता था सर भारत सरकार लगाती थी। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, वेल्थ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, ये स्टेट गवर्नमेंट का राइट था। सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट था। ठीक है सर, कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिशन दी है हमारी सरकारों को कि वो टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन ना दे तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन ना दे दे सर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। सर आप लोगों ने सुना होगा, मैं उम्मीद करता हूं, एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता पता है आपको? सर कॉन्स्टिट्यूशन की यूनियन लिस्ट में भारत सरकार को इनकम टैक्स लगाने की परमिशन दी हुई है, और उसमें लिखा हुआ है भारत सरकार टैक्स लगा सकती है ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। सर भारत सरकार चाहे भी ना तो भी एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत सरकार को राइट नहीं दिया। अगर भारत सरकार एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना शुरू कर दे तो सर ये अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स। भारत सरकार के पास भी पावर नहीं है कि वो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगा दे। एग्रीकल्चरल इनकम पे इसका मतलब टैक्स लग ही नहीं सकता। सर लग सकता है। एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगाने की जो पावर्स दी गई है ना, वो दी गई हैं स्टेट गवर्नमेंट को। अगर इसके ऊपर इनकम टैक्स लगाना पड़ा ना, कैन बी इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसके ऊपर टैक्स लगा सकती है। ठीक है सर, कोई स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक सिंस इंडिपेंडेंस इस पे इनकम टैक्स नहीं लगाया। ठीक है सर, हमारे यहाँ ना इलेक्शंस बहुत होते हैं, जिस पार्टी ने भी एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा दिया उसकी सरकार तो चली गई। ठीक है, एग्रीकल्चर तो हमारे यहाँ मेजर जो मेजोरिटी है हमारी पॉपुलेशन की, वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। इनके ऊपर टैक्स लगाना इज वेरी डिफिकल्ट।
ठीक है। ज्यादातर हमारे यहाँ जो फार्मर्स होते हैं सर वो गरीब होते हैं बेचारे, उनकी इनकम भी नहीं होती। हाँ, कई फार्मर्स अमीर भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मेजोरिटी होती है ना गरीब होते हैं। तो हमने रूल ही बना दिया, हम इनकम टैक्स लगाएंगे ही नहीं इसके ऊपर। किसी स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक इस पे टैक्स इम्पोज नहीं किया है। ठीक है सर, मैं वापस आता हूं अपने मीनिंग पे जहां से मैं चला था। सर, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट अंडर एनी स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मीन्स लॉ। तो जब भी हम किसी लॉ के तहत गवर्नमेंट को पैसे देते हैं सर, इसे टैक्स कहते हैं। ठीक है। टैक्स का पहला फीचर ये होता है, ये कंपलसरी होता है, आप देने से मना नहीं कर सकते। सर अगर आपकी इनकम पे टैक्स लगता है, आप सरकार को मना नहीं कर सकते कि मैं इनकम टैक्स नहीं दूंगा। सर आपको देना पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी, मैंडेटरी टू पे, आपको देना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। ठीक है सर, टैक्स किसको देना होता है? सरकार को देना होता है, और इसके बदले हमें कुछ मिलता नहीं है सर। ऐसा नहीं है आप टैक्स देंगे तो बदले में कुछ मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सर टैक्स क्या बस कह देने से टैक्स हो जाता है? तो नहीं सर। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जरूर टोल टैक्स का नाम। टोल टैक्स क्या होता है सर? सर टोल टैक्स होता है जब हम कोई रोड यूज करते हैं ना, उसके बदले हमें देना होता है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मैम जाए सर। जरूरी नहीं है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। कई बार ऐसा होता है एक ही स्टेट के अंदर हम जा रहे होते हैं, बीच में एक हाईवे पड़ता है, नेशनल हाईवे हाईवे, जिसको सरकार ने बहुत खर्चा करके बड़ा अच्छा बनाया होता है। तो वहां पर ना सरकार टैक्स लगाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ऐसे में ये जो टोल टैक्स है, क्या ये टैक्स होता है? नो, टोल टैक्स इज नॉट अ टैक्स। ये टैक्स नहीं होता, इट इज अ सर्विस चार्ज। भाई हमारी सरकार सड़क बनाना चाहती है, और प्रॉब्लम ये है कि सरकार बेचारी गरीब है। हमारा देश एक गरीब देश है, सरकार के पास पैसे नहीं है, तो क्या करें? हमारी सरकार पहुंची है कंपनी के पास, एक प्राइवेट कंपनी के पास। उनसे कहने लगी बेटा हमें सड़क बनानी है, बना दो प्लीज, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। कंपनी थी XYZ लिमिटेड। इन्होंने कहा सर हम क्यों बनाए? भाई 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, क्यों लगाऊं 10,000 करोड़? कंपनी ने कहा मेरे पास पैसे हैं, क्यों बनाऊं मैं कंपनी सड़क, मुझे बदले में क्या मिलेगा? रिटर्न्स भी तो चाहिए ना। सरकार ने कहा एक काम करो, तुम सड़क बना दो, अगले 30 साल तक जो गाड़ी भी इसके ऊपर से निकलेगी, तुम उस कार से, उस व्हीकल से टैक्स कलेक्ट कर लेना। टैक्स ये बस कह रहे हैं टैक्स, ये टैक्स नहीं है। उससे कुछ फीस चार्ज कर लेना तुम्हारी सड़क से गुजरने की। इस फीस को कहते हैं टोल टैक्स। टोल टैक्स इज नॉट टैक्स। ठीक है सर, अगर टोल टैक्स टैक्स होता ना, तो पहली बात तो आप ये सरकार को दे रहे होते, ऐसे प्राइवेट कंपनीज को नहीं दे रहे होते। दूसरी बात सर, फिर ये सब पे लग रहा होता। ऐसा नहीं है कि आप सड़क पे चलेंगे तभी लगेगा, फिर ये सब पे लग रहा होता। ठीक है भाई, टैक्स आपके ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है। ठीक है, आपकी फैमिली में कुछ ऐसे भी मेंबर्स होंगे जिन पे इनकम टैक्स नहीं लग रहा है। ठीक है सर, मैं इनकम टैक्स देता हूं, मेरी डॉटर थोड़ी इनकम टैक्स देती है। तो ऐसा थोड़ी है सड़क पर मुझे चलने देंगे, डॉटर को नहीं चलने देंगे। सर दोनों चलेंगे। मुकेश अंबानी ज्यादा देते हैं, मैं कम देता हूं। तो ऐसा थोड़ी है कि जब वो आएंगे तो मैं सड़क से हटा दिया जाऊंगा कि नहीं नहीं पहले मुकेश अंबानी निकलेंगे। ठीक है सर, मैं भी चलूंगा वो भी चलेंगे, रेड लाइट पे दोनों खड़े हैं, ग्रीन लाइट होगी साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास ना टैक्स के बदले कोई स्पेसिफिक सर्विस नहीं मिलती सर कभी भी। ठीक है, टैक्स की 3 मेन पॉइंट्स हैं डेफिनेशन के। पहला, ये कंपलसरी पेमेंट है, आप देने से मना नहीं कर सकते। सर ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को दिया जाएगा, और किसी ना किसी लॉ के तहत दिया जाएगा। विदाउट लॉ टैक्स हो ही नहीं सकता। ठीक है सर, पुराने जमाने में ना हमारे यहाँ लॉ होता था सेल्स टैक्स का। फिर सरकारों को लगा कि नहीं सेल्स टैक्स अच्छा नहीं है, बेकार है, तो लेकर आए वैट। फिर सरकार को लगा कि नहीं वैट भी अच्छा नहीं है, इसकी जगह होना चाहिए GST। 1997 में, नॉट 1997, 1999 में आई थिंक यशवंत सिन्हा जी उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने सबसे पहले कहा GST आना चाहिए। बीजेपी की सरकार थी,
तो कांग्रेस वालों ने कहा नहीं नहीं, जीएसटी तो बहुत खराब होता है, ये नहीं आना चाहिए। फिर 2004 में मिस्टर पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर बने। जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बने, इन्होंने कहा जीएसटी आना चाहिए। अब बीजेपी ने कहा नहीं नहीं, जीएसटी नहीं आना चाहिए, जीएसटी बहुत खराब चीज होती है। बार बार यही सब चलता रहा। कभी बीजेपी ने कहा जीएसटी आना चाहिए, कांग्रेस वालों ने मना कर दिया। फिर कांग्रेस ने कहा जीएसटी आना चाहिए, बीजेपी ने मना कर दिया। ठीक है, सब सोचिए, सरकार बनी हुई है, बीजेपी की सरकार है, जीएसटी लाना तो ले आते। प्रॉब्लम क्या थी सर? प्रॉब्लम ये थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं था कि जीएसटी लगना चाहिए। सर कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में। उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों को थोड़ी पता था कि आगे चल के जीएसटी जैसी भी कोई चीज आएगी। उन्होंने कहा जी इनकम पे टैक्स लगता है, एक काम करो भारत सरकार तुम इनकम टैक्स लगा लो। इन्होंने कहा गुड्स की सेल पे टैक्स लगता है, इन्होंने कहा राज्य सरकारों बेटा तुम सेल्स टैक्स लगा लो। इन्हें थोड़ी पता था जीएसटी जैसी भी कोई चीज आएगी। तो तो सरकारें बहुत टाइम तक सोचती रही जीएसटी लाएं, जीएसटी लाएं, जीएसटी लाएं। ला कोई नहीं पा रहा था। क्यों नहीं ला पा रहा था? सर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं था जीएसटी लाना है। तो क्या किया जाए? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। और इंडिया में ना सर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इज वेरी डिफिकल्ट। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए लोकसभा प्लस राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से इसे पास कराना होता है। उसके बाद मोर देन 50% स्टेट्स में इसे 2/3 मेजोरिटी से पास कराना होता है। सर पिछले बहुत टाइम से, कई सालों से, 40-50 साल से इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंडिया में है ही नहीं किसी भी पार्टी की। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पास इतना बड़ा मेजर उसके पास वोटिंग पावर्स हो कि वो अपने पास लोकसभा में, राज्यसभा में, मोर देन 50% स्टेट्स में अमेंडमेंट लाके इसको पास करा ले। ठीक है, फिर 2017 में मोदी जी आए, मतलब 14 में आ गए थे। 2017 में ना उन्होंने थोड़ा सा इमोशनल किया सारी पार्टीज को। उन्होंने कहा सर जीएसटी के बिना हमें नुकसान बहुत हो रहा है और देश हित में हमें ये लाना चाहिए। और उन्होंने सारी पार्टीज को रेडी कर लिया। सर इससे पहले 20 साल तक कोई इस बात पर एग्री कर ही नहीं पाया सबको कि कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी के लिए अमेंडमेंट की जाए। और 2017 में ना सर जीएसटी के लिए अमेंडमेंट लाई गई और सरकार ने कहा कि सर्विस टैक्स खत्म कर दो, एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दो, वैट खत्म कर दो, इन सब की जगह ले आओ जीएसटी। ठीक है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ना सर लॉ बनाया गया सीजीएसटी एक्ट 2017, एसजीएसटी एक्ट 2017, यूटी जीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट 2017। सर आज की डेट में ना डेली वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट खत्म हो गया है, डीवैट एक्ट 2004 अब खत्म हो गया। अब बताइए क्या आज की डेट में डीवैट चार्ज किया जा सकता है? सर डीवैट मतलब डेली वैल्यू एडेड टैक्स, दिल्ली का सेल्स टैक्स। क्या आज की डेट में कोई डीलर आपसे डीवैट ले सकता है? सर नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज देयर इज नो लॉ, और बिना लॉ के टैक्सेस नहीं होते। सर टैक्स लगाने के लिए ना टैक्स, देयर मस्ट बी अ स्टैट्यूट। सर ये लॉ खत्म हो चुका है। आज की डेट में आपसे कोई भी गुड्स की सेल पर वैट चार्ज नहीं कर सकता। हाँ, आज की डेट में आपसे जीएसटी लिया जा सकता है क्या? यस लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है? सर ये लॉज हैं, लॉज, लॉ, स्टैट्यूट, स्टैट्यूट आ गया कि हमसे टैक्स लिया जा सकता है। ठीक है, तो सर बार बार मैं घूम फिर के वही बात बता रहा हूं कि टैक्स किसे कहते हैं। टैक्स का मतलब होता है कंपलसरी पेमेंट। ठीक है सर, ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए सारे के सारे पेमेंट्स मैंडेटरी हैं। आप ये पैसे देने से मना नहीं कर सकते। किसको देने हैं? सरकार को। सरकारें दो तरह की होती हैं, एक होती है यूनियन गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। आप जितने भी टैक्सेस की बात करेंगे इन्हीं दोनों में से कोई सरकार ले रही होगी। प्लस सर हर टैक्स के लिए ना देयर मस्ट बी अ लॉ। जीएसटी के लिए जीएसटी एक्ट है,
इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट है। सर पुराने जमाने में जब वेल्थ टैक्स लगता था तो वेल्थ टैक्स एक्ट था, अब खत्म हो गया, अब अबॉलिश कर दिया गया है, वेल्थ टैक्स अब नहीं लगता। 2015 में मिस्टर अरुण जेटली ने मना कर दिया था कि जी अब वेल्थ टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो वेल्थ टैक्स की पावर खत्म कर दी गई। अब पावर खत्म हो गई ना, आज की डेट में आपके ऊपर वेल्थ टैक्स नहीं लग सकता सर। ठीक है, क्योंकि अब इस लॉ की पावर खत्म हो चुकी है। ठीक है, जब तक एक्ट नहीं होगा टैक्स चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सर हम बात कर रहे थे इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स किसे कहते हैं? हमने कहा टैक्स ऑन इनकम को कहते हैं। फिर हमने कहा ये टैक्स किसे कहते हैं? हमने कहा जी कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। ठीक है सर, टैक्सेस दो तरह के होते हैं इंडिया में। इंडिया में नहीं, मतलब ये तो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट होता है। टैक्स दो तरह के होते हैं। एक होता है सर डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा क्या होता है बताइए? सर इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जैसे सर जैसे इनकम टैक्स, जैसे पुराने जमाने में होता था अब अबॉलिश हो गया। वेल्थ टैक्स, सर और भी टैक्सेस होते थे पुराने जमाने में। एक होता था सर गिफ्ट टैक्स, खत्म हो गया। एक होता था इंटरेस्ट टैक्स, खत्म हो गया। ये डायरेक्ट टैक्सेस थे सर, डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे क्या? सर जैसे कस्टम ड्यूटी। कस्टम, सर कस्टम ड्यूटी किसे कहते हैं बताइए? सर कस्टम ड्यूटी ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है। इसका नाम देखिए कभी आप ध्यान से, कस्टम। सर कस्टम किसे कहते हैं अंग्रेजी में? सर कस्टम कहते हैं परंपरा को। ठीक है, परंपरा। ये पुराने जमाने से कस्टम चला आ रहा है। सर ये सच में परंपरा ही होता है इस वाले कस्टम का मतलब। कस्टम क्या होता है? सर पुराने जमाने में क्या होता था, जब राजा जी होते थे ना, पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे, कोई ट्रेडर आया किसी बाहर से, दूसरी कंट्री से, तो जब भी कोई पुराने जमाने में ट्रेडर किसी देश में जाता था अपना माल बेचने के लिए, तो सबसे पहले पता है क्या होता था? सबसे पहले वो उसके जो भी रूलर थे, जो भी किंग होते थे, उनके पास जाता था और उनके पास गिफ्ट्स लेकर जाता था कि सर मैं दूर देश से आया हूं और आपके लिए ये तोहफे लाया हूं। राजा जी तोहफे मिलने से खुश हो जाते थे और कहते थे जाओ बेटा अब एक काम करो, अब तुम ये सामान जो है हमारे देश में बेचो। ठीक है, अब राजा जी तो खत्म हो गए, राजा जी थोड़ी होते हैं। अब राजा जी की जगह कौन आ गया? राजा जी की जगह आ गई सरकार। अब सरकार में ऐसा थोड़ी है कि मैं जाकर मोदी जी को गिफ्ट दूंगा और मोदी जी खुश हो जाएंगे तो कहेंगे हाँ तुम सेल कर दो, और अगर किसी और ने गिफ्ट नहीं दिया तो कहेंगे तुम सेल नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो अब सरकार ने क्या कहा? अब सरकार ने कहा जी ऐसा है, कोई भी सामान आप बाहर से लेकर आएंगे आपको उसके ऊपर इंपोर्ट का टैक्स देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। आप जब तक सरकार को टैक्स नहीं देंगे तब तक आप माल बेच ही नहीं सकते इंडिया में। और कुछ खास केसेस में एक्सपोर्ट्स भी सर, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर ये टैक्स होता है। ठीक है ना, तो मैटर ये है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने अपने पास ना ये जो टैक्स चार्ज किया है, ये टैक्स कौन लेता है? सर भारत सरकार। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसी तरह पुराने जमाने में टैक्स होता था सर एक्साइज ड्यूटी। पुराने जमाने में टैक्स होता था सर सर्विस टैक्स। पुराने जमाने में होता था सेल्स टैक्स या वैट। ठीक है सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लिया करती थी, ये स्टेट गवर्नमेंट लिया करती थी। ठीक है, फिर 2017 में इन सबको मर्ज किया गया। इसकी जगह पर एक लॉ लाया गया जीएसटी। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, 50% स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंस क्या होता है? सर ये जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, डायरेक्ट टैक्स,
इसका बर्डन कांट बी शिफ्टेड। क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस पे लगता है ना उसी को देना होता है। सर डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगेगा वही पे करेगा। जैसे एग्जाम्पल के जरिए बात को समझिए, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता, और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन इज शिफ्टेड ऑन एनी अदर पर्सन। सर क्या मतलब हुआ? सर मैं ना एयरटेल का सिम यूज करता हूं अपने मोबाइल में, एयरटेल का, वोडाफोन का सिम है मेरे पास इनका पोस्टपेड कनेक्शन है, मेरे पास बिल आता है, और जब बिल आता है ना तो उस बिल पे लगता है सर जीएसटी। सर जीएसटी पता है किस पे लगता है? एयरटेल पे। एयरटेल वाले पता है क्या करते हैं? वो जीएसटी मेरे बिल में जोड़कर भेज देते हैं और मुझसे कहते हैं सर आप पे करो। सर टैक्स लगा एयरटेल पर, ले लिया उसने मुझसे, कितनी वो गलत बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये गलत बात ना सब जगह हो रही है। मान लीजिए मैं इस बात से नाराज हो जाऊं एयरटेल की, और मैं कहूं एयरटेल से कि भाई मैं नहीं ले रहा तुम्हारी सर्विस, ठीक है, तो मैं जाऊंगा कहाँ? जियो में जाऊंगा, वो भी ऐसा ही करेंगे। मैं वोडाफोन आइडिया में जाऊंगा, वो भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है ना? आप किसी के पास भी चले जाइए, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। सर जीएसटी लगा किसी और पर, ले मुझसे लिया, ठीक है। सर सोचिए एयरटेल ने इनकम अर्न की, उस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगा, एयरटेल अपनी इनकम का टैक्स मुझसे नहीं मांग सकती सर, इनकम का टैक्स मुझसे नहीं मांग सकती। इनकम का टैक्स जिस पे लगा उसी को देना पड़ेगा, ठीक है। सर डायरेक्ट टैक्सेस जिस पे लगते हैं वही पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। और इनडायरेक्ट टैक्सेस, सर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन ना शिफ्ट हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगता है वही पे करता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता किसी और पर है, वो उसके बर्डन को किसी और पर शिफ्ट कर देता है, किसी और से चार्ज कर लेता है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट टैक्सेस में भी बात कर रहे हैं किसकी? सर खास तौर पर इनकम टैक्स की। आज की डेट में सर एक ही डायरेक्ट टैक्स बचा है, इनकम टैक्स, है ना। सर बार बार हम टैक्स की बात कर लेते हैं, अब टैक्स की बात तो हो गई, अब सवाल ये उठता है सर इनकम, इनकम किसे कहते हैं? तो सर इनकम को इनकम टैक्स एक्ट ने ही डिफाइन किया है, इसके अलग अलग हमारे पास डेफिनेशंस हैं। एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है सर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में, इनकम टैक्स एक्ट में, जिसमें मीनिंग ऑफ इनकम डिफाइन किया गया है। इसके 25 पॉइंट्स बताए गए हैं कि जी इसे इनकम कहेंगे, इसे इनकम कहेंगे, इसे इनकम कहेंगे, ठीक है। सर इसके बाद इनकम टैक्स का एक्ट का एक सेक्शन है सेक्शन 4, वो क्या करता है, इन इनकम्स को, ये जो ढेर सारी इनकम्स हैं इन इनकम्स को सर कुछ कैटेगरीज में बांटता है। जैसे मैंने कहा इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, तो इनकम किसे कहते हैं? सर इनकम वो कहलाती है जो आपने 5 सोर्सेस से कमाई है। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। इनकम के 5 सोर्सेस या 5 हेड्स हो सकते हैं सर। तो कोई भी पर्सन जो इंडिया में इनकम कमाता है उसे इनकम कहां कहां से हो सकती है? सर 5 जगह से, इन 5 के अलावा किसी छठी जगह से इनकम नहीं हो सकती सर आपको, ठीक है। ये कौन कौन से हो सकते हैं? सर कोई भी पर्सन इंडिया में इनकम कमा सकता है, इनकम अंडर द हेड सैलरी। सर आप इंडिया में सैलरी से इनकम कमा सकते हैं, ठीक है। सर ये U/H करके जो लिखा जाता है ना, इसे कहते हैं अंडर द हेड। एक आपने ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा, इसका मतलब होता है अंडर सेक्शन, मतलब कौन से सेक्शन में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो अंडर सेक्शन, अंडर द हेड। तो आपको इनकम कहां से हो सकती है? इनकम टैक्स क्या कहता है सर? सैलरी से हो सकती है, सैलरी से। कोई भी पर्सन जो इंडिया में इनकम अर्न करता है वो सैलरी से इनकम अर्न कर सकता है, ठीक है। और कहां से इनकम कमाई जा सकती है?
सर इनकम कमाई जा सकती है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी से। हाउस प्रॉपर्टी, सर ये हाउस प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? सर हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हमने अपने पास ना कोई बिल्डिंग को किराए पर दिया और उससे रेंटल इनकम कमा ली। जब हम किसी बिल्डिंग को लेट आउट करके रेंटल इनकम कमाएं, इसे हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं। और कहां से इनकम हो सकती है? सर इनकम हो सकती है, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी, ये पीजीबीपी किसे कहते हैं सर? सर पीजीबीपी का मतलब होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सर पी जी बी पी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सर आपको बिजनेस से या प्रोफेशन से इनकम हो सकती है। मान लीजिए मैं एक दुकान खोल के बैठ जाऊं और दुकान पर माल बेचने लगूं। सर दुकान पर माल बेचकर जो इनकम होती है ना, बिजनेस। प्रोफेशन, सर आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, डॉक्टर। ठीक है, अब जो इनकम होगी वो सर प्रोफेशन। तो आप बिजनेस से इनकम कमाएं या आप प्रोफेशन से इनकम कमाएं, बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली इनकम पीजीबीपी इनकम कहलाएगी। ठीक है, तो पीजीबीपी में कौन सी इनकम हो सकती है? सर बिजनेस से होने वाली इनकम या प्रोफेशन से होने वाली इनकम। सर चौथा हेड, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। सर कैपिटल गेन से होने वाली इनकम पर टैक्स नहीं लगता। सॉरी, कैपिटल गेन से होने वाली इनकम पर भी टैक्स लगता है। ठीक है, 5 हेड्स पे टैक्स लगता है ना, तो कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा? सैलरी पे लगेगा, हाउस प्रॉपर्टी पे लगेगा, पीजीबीपी पे लगेगा। इसी तरह अगर आप कैपिटल गेन से कुछ कमाएंगे ना, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल गेन किसे कहते हैं? सर एसेट को बेचकर होने वाली इनकम। एसेट को बेचकर होने वाली इनकम। सैलरी का मतलब है मैंने जॉब करके पैसे कमाए। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब मैंने एक बिल्डिंग को किराए पर दिया, रेंटल इनकम कमाई। सर पीजीबीपी का मतलब मेरा बिजनेस, मेरा प्रोफेशन। कैपिटल गेन्स मतलब एसेट को बेचकर होने वाली इनकम। और लास्ट, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। सर ये अदर सोर्सेस क्या होते हैं? सर वो इनकम जो ना सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ना पीजीबीपी हो, ना कैपिटल गेन, उसे अदर सोर्सेस कहा जाता है। अगर आप कोई ऐसी इनकम अर्न करें जो सैलरी में नहीं आती, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती, पीजीबीपी भी नहीं है, कैपिटल गेन्स भी नहीं है, वो अदर सोर्सेज है। सर जैसे मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए मेरा एक बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट है और इस सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिटेड पैसों पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये क्या है? सर ये अदर सोर्सेज की इनकम है। ये ना सैलरी है, ना हाउस प्रॉपर्टी, ना पीजीबीपी है, ना कैपिटल गेन, तो ये क्या है? सर अदर सोर्सेस। इसको टैक्सेबल किया जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो अगर आप कोई भी ऐसी इनकम कमा रहे हैं जो ना सैलरी हो, ना हाउस प्रॉपर्टी, ना पीजीबीपी हो, ना कैपिटल गेन, वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल की जाएगी। दिस इज 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम के 5 हेड्स होते हैं सर। ठीक है सर, क्या कोई ऐसी इनकम भी हो सकती है जो इन पांचों में ना आती हो? हाँ जी, सर मैं ये पूछ रहा था, बताइए क्या इन 5 के अलावा भी कोई इनकम हो सकती है? नहीं हो सकता सर। तो हो तो सकती है, लेकिन अगर इन 5 के अलावा कोई इनकम हुई ना, फिर इस पर टैक्स नहीं लग सकता। और ऐसी इनकम्स कौन सी होती हैं? सर वो इनकम टैक्स में ही बताई गई हैं। वो इनकम टैक्स में ही बताई गई हैं। और ऐसी इनकम्स को इनकम टैक्स ने नाम दिया है एग्जम्प्ट इनकम्स का। एग्जम्प्ट इनकम्स वो इनकम्स होती हैं मैम जो इन 5 हेड्स में कवर नहीं होती।
ये पांचों हेड्स में आती ही नहीं है, ठीक है, ये इन पांचों हेड्स में नहीं आती, और क्योंकि ये पांचों हेड्स में नहीं आती इसलिए इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, एग्जम्प्ट इनकम वैसे तो हमें इनकम टैक्स में ही बताई गई है सर। इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट इनकम्स के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आप ये इनकम्स कमाएंगे तो इनको हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम की कैटेगरी में कवर नहीं होंगी। तो जो एग्जम्प्ट इनकम होती है ना, वो इन पांचों में से किसी भी हेड में नहीं आती, ठीक है। या ऐसा भी होता है सर कि कई बार कोई ऐसी इनकम हो जाती है जिसको हम इनकम मानते ही नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे भी इनकम्स हो सकती हैं जिसको हम इनकम्स मानते ही नहीं है, ठीक है, वो एग्जम्प्ट भी नहीं होती, टैक्सेबल भी नहीं होती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, मैंने ना एक टीवी खरीदा अपने घर के लिए, मैंने एक टीवी खरीदा, मान लीजिए 1 लाख रुपए का, बढ़िया टीवी है, अच्छा वाला। अपने घर में मैंने इसे यूज किया, मैंने इसे चलाया, और कुछ दिन बाद मैंने इसे बेच दिया। बताइए कितने का बेचूंगा? सर मैंने ये 1 लाख वाला टीवी ना 1.5 लाख में बेच दिया, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है? सर मैंने बेच दिया, मैं कह रहा हूं। मुश्किल है सर। हाँ, मैं मुश्किल तो है, लेकिन मैं कह रहा हूं मैंने बेच दिया, है ना। अब बताइए, मुझे फायदा हो गया, बताइए कितने का? 50,000 का। बताइए, क्या इन 50,000 पे टैक्स लगेगा? यस सर। हाँ जी। क्या इस 50,000 के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा? तो सर मैं नो सर। बताता हूं, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। सर पता है क्यों नहीं लगेगा? सर ये इन पांचों में से किसी भी हेड में नहीं आता, ठीक है। सर मैंने टीवी बेचा, बताइए क्या ये सैलरी है? सर ये सैलरी तो नहीं है। क्या ये हाउस प्रॉपर्टी है? सर ये हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है। क्या ये पीजीबीपी है? सर मेरा बिजनेस तो नहीं है। देखिए मैंने आपसे कहा था, मैंने दुकान पे, दुकान नहीं है मेरी वो टीवी की, घर का टीवी बेचा है, ठीक है। सर बताइए क्या ये कैपिटल गेन्स है? हाँ जी, क्या ये कैपिटल गेन है? सर कैपिटल गेन में ना एसेट को बेचकर होने वाली इनकम आती है, लेकिन ऐसे नहीं कि बस मैंने कह दिया कि बेचा है तो ये कैपिटल गेन में आएगा। सर कैपिटल गेन्स में इनकम के आने की शर्तें होती हैं। पहला, आपको बेचना है कैपिटल एसेट, ठीक है। कैपिटल एसेट बिकना चाहिए, बिकना, बिकने को कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसफर, ठीक है। सर कैपिटल एसेट्स सारे एसेट नहीं होते। घर का जो टीवी होता है ना, टीवी जो आप अपने घर में यूज कर रहे हैं, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, ठीक है। सर घर में जो टीवी होता है ना, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट सर, ये कैपिटल एसेट नहीं होता। और क्योंकि ये कैपिटल एसेट नहीं होता इसलिए सर इस पर टैक्स नहीं लगता। अगर आप घर का टीवी बेचें और सर बाय चांस ऐसा हो जाए, सर भगवान करे ऐसा हो जाए कि आपको टीवी बेचने में फायदा हो जाए और जबरदस्त फायदा हो जाए सर, सर मैं तो 50,000 की बात कर रहा था, आप 5 लाख कमाइए सर, ठीक है। सर 5 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सर ये इनकम कैपिटल गेन में कवर ही नहीं होती। अच्छा फिर आप कहेंगे ठीक है कैपिटल गेन नहीं आती सर, तो अदर सोर्सेज में ले आओ। सर अदर सोर्सेज में भी नहीं आती। यहां पर ऐसे कोई भी इनकम किसी भी हेड में थोड़ी आ जाएगी। सर इसके प्रॉपर रूल्स हैं, प्रॉपर रूल्स हैं, उन रूल्स के हिसाब से देखना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे अपने पास, इसके बारे में बात करेंगे। मैटर ये है, मैं बताना ये चाह रहा था सर, जब तक इनकम इन 5 हेड्स में कवर ना हो जाए सर उस पर टैक्स नहीं लगा सकते। इनकम के टैक्सेबल होने के लिए ना उसका हेड्स में कवर होना
जरूरी है। जब तक इनकम हेड्स में नहीं आएगी सर उस पर टैक्स नहीं लगा सकते। तो कोई भी अगर आपने ऐसी इनकम कमा ली ना सर, कोई भी ऐसी इनकम जो इन पांचों में से किसी भी हेड में कवर नहीं होती, सर आपको उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो इनकम इन पांचों में ना आती हो। अगर वो आ गई फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा सर। ठीक है। आप अपने घर का सामान बेच दीजिए, घर का जो भी पर्सनल यूज का सामान होता है ना सर, उसकी सेल पर होने वाले प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगता। ठीक है। प्रॉब्लम पता है क्या है सर? प्रॉब्लम ये है घर का सामान फायदे में बिक नहीं पाता। सर मैं अगर अपना टीवी गोल्ड बेचूंगा बेचूं ना। तो? जी सर। गोल्ड अगर बेचूं तो ज्वेलरी नहीं पर्सनल सर, यूज? सर जो ज्वेलरी होती है ना, ज्वेलरी पर्सनल यूज का एसेट नहीं मानी जाती, आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। ओके मैं ओके। इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं। सर जो भी पर्सनल यूज वाले एसेट्स होते हैं ना, पर्सनल यूज, लेकिन पर्सनल यूज वाले एसेट मूवेबल होने चाहिए, इमूवेबल नहीं होना चाहिए। मतलब घर नहीं बेचना है, कभी आप कहें मैंने घर बेचा और फायदा हो गया, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। इमूवेबल ऑलवेज टैक्सेबल है। ये जो मूवेबल है ना सर, इसमें भी ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए सर, पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स नहीं होनी चाहिए। कभी आप एम एफ हुसैन की बनाई हुई पेंटिंग बेच दें 1 करोड़ की और कहें टैक्स नहीं दूंगा, इस पे आपको देना पड़ेगा सर। ठीक है। सर ये कोई वर्क ऑफ आर्ट नहीं होना चाहिए, कोई एंटीक बेच दिया, कोई पुराने जमाने की मूर्ति बेच दी, ये सब नहीं। घर का नॉर्मल सामान। सर घर का नॉर्मल सामान जैसे क्या? सर मेरे पर्सनल यूज का सामान, घर का जो पर्सनल यूज का सामान है, सर घर का फर्नीचर, सर घर का टीवी, घर का फ्रिज, घर के जो दूसरा और सामान है, सर आपके जो कपड़े हैं, कपड़े आप इनको बेच दीजिए, इनकी सेल पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सर मान लीजिए मैं शर्ट्स लेकर आऊं बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया किसी ब्रांड की, 5,000 10,000 रुपए की एक शर्ट, और ऐसी 5 शर्ट्स यूज करने के बाद मैं बेचना चाहूं, 50,000 की खरीदी थी, तो अगर ये शर्ट्स मैं बेचूंगा ना सर, तो पता है बदले में क्या मिलेगा? सर मैं बताता हूं, 3 चम्मच और 1 गिलास। सर मैं बेच नहीं पाऊंगा, मेरी पहनी हुई पुरानी शर्ट कोई पैसे देके तो नहीं खरीदेगा। ठीक है। सर मेरी तो नहीं खरीदेगा, सच बात है। ठीक है। लेकिन सोचिए अगर ये शर्ट शाहरुख खान बेच रहे होते तो, सलमान खान, ऋतिक रोशन, कोई और बड़ा सेलिब्रिटी बेच रहा होता तो सर बिक जाती। और सर ना सिर्फ बिक जाती, बड़ी महंगी बिकती सर, खूब पैसे मिलते। सर इनका कोई फैन ना लाखों रुपए में खरीद लेता। ठीक है। सर इन लाखों रुपए के ऊपर नो टैक्स, टैक्स नहीं लगेगा सर। ठीक है। सर मैं जो भी कह रहा हूं लॉ के दायरे में रह के कह रहा हूं, अपने मन से थोड़ी कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है। लॉ में लिखा हुआ है सर, लॉ में लिखा हुआ है। ठीक है। सर ये प्रॉफिट कैपिटल गेन्स में नहीं आता, क्योंकि कैपिटल गेन पर्सनल एसेट्स की सेल पर होने वाली इनकम पर टैक्स लगाता ही नहीं। और कमाल की बात है, ये सर अदर सोर्सेज में भी नहीं आता, ये अदर सोर्सेज में भी एग्जम्प्ट है, वहां पे भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे में सर ये कहीं आ ही नहीं पाएगा। ना ये मेरे पास सैलरी है, ना हाउस प्रॉपर्टी, ना पीजीबीपी, ना कैपिटल गेन, ना अदर सोर्सेज, क्योंकि ये किसी हेड में ही कवर नहीं होगा, इसलिए इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है। लाखों रुपए का फायदा हो, नो टैक्स, कोई परेशानी की बात नहीं है। और सर सेल ऑफ सर व्हीकल्स वो भी तो अगर मूल आप एसेट कार बेच रहे हैं ना अपनी पर्सनल, नो टैक्स, लेकिन वो कार आपके बिजनेस में यूज नहीं होनी चाहिए सर। सर बिजनेस का मतलब ये नहीं होता मैं टैक्सी चलाता हूं। सर आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं ना कंपनीज को विजिट करता हूं, अपने क्लाइंट्स के यहाँ जाता हूं, अपनी कार में अपने क्लाइंट के यहाँ गया तो मेरी कार तो बिजनेस के इस्तेमाल में आने लगी ना। मेरा बिजनेस है सर, मेरा प्रोफेशन है।
है ना सर, ऐसे एसेट की बात नहीं हो रही सर। आप अपनी कार, सर आप जॉब करते हैं, मैं प्रोफेशनल हूं, है ना, आपकी कार बिजनेस यूज वाली नहीं है, मेरी कार बिजनेस यूज वाली है, आपकी तो पर्सनल है। सर आप एक गाड़ी खरीदी है 15 लाख रुपए की, आप उसे बेच दीजिए 18 लाख रुपए में, नो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, बस एक छोटा सा सवाल था मेरा, आप 15 लाख की गाड़ी 18 लाख में बेचेंगे कैसे? ठीक है। तो हाँ, समस्या तो यही है अगर ना सर आपको, कि हमें कहीं अगर फायदा आपको, हो ही नहीं है। नहीं 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 मैम, बात सही है आपकी, लेकिन सोचिए, मैं बहुत चालाक हूं, मैंने किसी को पागल बनाकर अपनी 15 लाख वाली गाड़ी 18 लाख की बेच दी, वो बन गया बेचारा, वो सीधा साधा था। अब बताइए, क्या इस 3 लाख पे टैक्स लगेगा? तो मैम इस 3 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, या चलिए मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, मैं एक टेस्ला की कार इंपोर्ट करके लाया यूएसए से। अब टेस्ला की कार तो इंडिया में मिलती नहीं, एक भाई साहब को बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा यार काश मैं भी, मेरे पास भी ये गाड़ी होती। मैंने कहा सर मैं लाया हूं ये 70 लाख रुपए की, आप ले लो, 80 में दे दूंगा। ठीक है, उन्हें चाहिए थी, पैसे बहुत थे उनके पास, उन्हें चाहिए थी, उन्होंने 70 लाख वाली गाड़ी 80 लाख में खरीद ली। अब बताइए मैम, 10 लाख पे नो टैक्स, इस पे टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, नॉर्मल सिनेरियो में इन चीजों में प्रॉफिट हो नहीं सकता, नॉर्मल सिनेरियो में इन चीजों में प्रॉफिट नहीं हो सकता, लेकिन अगर हो गया ना तो टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? सिंपली ये किसी हेड में नहीं आती, और क्योंकि ये हेड में नहीं आती, इस पे टैक्स चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे वो ये थी, इनकम टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन इनकम, और इनकम किसे कहते हैं? जो इन 5 हेड से कमाई जाए। इनकम से मतलब है 5 हेड्स में आने वाली इनकम। इनकम अंडर द हेड सैलरी। सर सैलरी के बारे में ना इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 15 से 17 के बीच में टैक्सेबिलिटी के प्रोविजंस गिवन है। दूसरी होती है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के बारे में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 22 से 27 में टैक्सेबिलिटी के प्रोविजंस गिवन है। सर इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, सेक्शन 28 में इसका मीनिंग बताया गया है, और 44 डी तक इसके प्रोविजंस हैं। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, सेक्शन 45 1 से शुरू होती है और 55 ए पे खत्म होती है। और लास्ट इज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। इसके बारे में सेक्शन 56 में बताया गया है, 59 तक इसके प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से 5 हेड्स की बात हो गई। जो इनकम इन 5 हेड्स में आएगी बस उन्हीं पे टैक्स लगेगा, इसके अलावा किसी पे टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, कुछ ऐसी भी इनकम्स होती हैं जो इन हेड्स में नहीं आती, ऐसी इनकम्स को एग्जम्प्ट इनकम्स कहा जाता है, जिनके बारे में हमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 में बताया गया है। और भी सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 54 सीरीज है, वो कैपिटल गेन की एग्जम्पशन के बारे में बताती है, लेकिन मेनली जो कैपिटल हमारे पास एग्जम्पशन का सेक्शन है ना, दैट इज सेक्शन 10। सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट मेनली एग्जम्पशंस के ही बारे में बताता है। इसमें 48 इनकम्स लिखी हुई हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो एग्जम्प्ट इनकम्स मतलब जो किसी भी हेड में नहीं आती और इन पे टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। अभी क्लास के बाद नॉट कवर्ड। सर एक मिनट सर,
टैक्स विल नॉट बी चार्ज ऑन सच इनकम नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ द 5 हेड्स। ये इनकम 5 हेड में से किसी भी हेड में नहीं आती सर। ठीक है, अच्छा जी। तो सर सबसे पहले हमने कहा था इनकम टैक्स क्या होता है, टैक्स ऑन इनकम। तो हमने सबसे पहले टैक्स के बारे में डिटेल में बात की कि टैक्स क्या होता है, फिर हमने इनकम के बारे में डिटेल में बात की कि इनकम्स क्या होती है। ठीक है, एग्जाम्ड इनकम की ढेर सारी इनकम्स हैं सर, आप लोग जरूर सुनते रहते होंगे। एक दो मैं एग्जांपल्स बताऊं तो जैसे एक अभी एग्जांपल मैंने दिया आपको, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, ये बात इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई है। सर इसी तरह से सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, जो भी पैसे मिलेंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से टैक्स नहीं लगाएंगे सर। ठीक है सर, इसी तरह से और बहुत ढेर सारी इनकम्स होती हैं, जैसे सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 होता है, एलटीसी मिलता है आप लोगों को ऑफिस से, आपको जो भी अमाउंट मिलेगा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 14, सेक्शन 10 13 कैपिटल ए, ये अलाउंसेस के सेक्शन है, अलाउंसेस के, स्पेसिफाइड अलाउंसेस, एचआरए, है ना, एटसेट्रा। बहुत ढेर सारे इस तरह के सेक्शंस हैं जो ये बताते हैं कि इनके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये हमारे पास मीनिंग ऑफ इनकम और एग्जम्प्ट इनकम हो गया। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, सेक्शन 1020। जी जी सर। सर थोड़ा वॉइस ब्रेक हो गई सर। सर प्लीज एक्सप्लेन सेक्शन 10 सबसेक्शन 20। सर किस चीज का होता है, थोड़ा एकदम से मैं वो नहीं कर पा रहा। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैं आईएनसीआई में हूँ तो उसमें हमने यूज किया था। आई थिंक वो ये जो आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या फिर सहकारी बैंक्स रहते हैं, इनका वो था, एग्जाम्पशन था। सर बेसिकली जो ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं ना, इनकी जो इनकम्स होती हैं वो एग्जम्प्ट होती हैं। लोकल अथॉरिटी जी, लोकल अथॉरिटी की इनकम भी एग्जम्प्ट होती है सर। लोकल अथॉरिटी अगर अपने पास अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी इनकम अर्न करेगी ना, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा सर। जैसे एमसीडी है, एमसीडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी का जो भी एरिया है उससे जो भी पैसा कमा रही है उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। अगर वो उसके बाहर से कमा रही है, जैसे मान लीजिए एमसीडी को एफडी पर इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पर एमसीडी को टैक्स देना पड़ेगा। एमसीडी अपने विद इन द एरिया को इनकम अर्न कर रही है, वो एग्जम्प्ट है। इसी तरह सर कई प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं, उनकी इनकम भी एग्जम्प्ट होती है। ठीक है, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं या आपकी जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं सर, इनकी भी इनकम से एग्जम्प्ट होती है, लेकिन इनका कंसेप्ट अलग होता है सर। इनका जो इनकम एग्जम्प्ट होती है ना, एक कंसेप्ट होता है इनकम टैक्स में, कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी। इसे म्यूचुअल कंसर्न्स भी कहते हैं। इनकी इनकम भी एसबीआई ठीक है, इनकी इनकम एग्जम्प्ट होती है सर। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आरडब्ल्यूएस सोसाइटीज होती हैं, वो हमारे पास जो होती हैं उनको अपनी इनकम पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आईसीआई की इनकम पर टैक्स लगता है सर। आईसीआई अपनी इनकम पे टैक्स देता है। इनके साथ कुछ और इश्यूज हो रहे थे टेक्निकल, जिसकी वजह से इन्होंने म्यूचुअल कंसर्न्स का अपना ये स्टेटस जो है इसको छोड़ दिया। अब ये टैक्स देते हैं सर।
बाकी ये है कि सर आमतौर पर ये जितनी भी इस तरह की बॉडीज होती है ना, ये म्यूचुअल कंसर्न होती है। म्यूचुअल कंसर्न किसे कहते हैं बताइए सर? म्यूचुअल कंसर्न का बेस्ट एग्जांपल दूं मैं आपको, इन सबको छोड़ दीजिए, ये तो टेक्निकलिटी में चला जाता है। एक बिल्कुल देसी इसका एग्जांपल सर, फैमिली। एक मिस्टर ए थे, जॉब करते थे, इनकी वाइफ थी मिसेज ए, ये हाउस वाइफ थी, ठीक है। मम्मी हाउस वाइफ है, पापा जॉब करते हैं। फिर इनके दो बेटे थे, A1 A2, इनकी भी नौकरी लग गई, इनकी भी जॉब लग गई, A2 की भी जॉब लग गई। पापा घर में सबसे बड़े थे, सबसे ज्यादा कमाते थे, 1 लाख रुपए महीना सैलरी। बड़े बेटे की नौकरी लगी, 50,000 रुपए महीना सैलरी इसको मिलने लगी। छोटे बेटे की सैलरी जॉब लगी, अभी ये ट्रेनी ही था बेचारा, 20,000 रुपए महीना सैलरी मिलने लगी। मम्मी ने सबसे कहा कि चलो भाई घर के खर्चे के पैसे निकालो। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पापा देते थे, 40,000 रुपए लाकर दिया करते थे हर महीने। बड़े भैया की जॉब लगी, 20,000 रुपए उन्होंने देना शुरू कर दिया। छोटे बच्चे की नौकरी लगी, मम्मी ने कहा बेटा 10,000 रुपए निकालो घर के खर्चे के लिए। 70,000 रुपए आ गए मम्मी के हाथ में। सर बताइए, मेरा सवाल यह था, मम्मी पे टैक्स लगा देंगे 70,000 पे? नहीं लगेगा सर, क्योंकि इधर दे चुके होंगे ना पैसा, तो वही है ना सर। जी मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बस ऐसा ही होता है सर म्यूचुअल कंसर्न्स के केस में। म्यूचुअल कंसर्न्स पता है क्या होते हैं? सोसाइटीज, क्लब्स, वो उसके मेंबर्स जो है ना आपस में मिलकर पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, और आपस में पैसा मिलकर कंट्रीब्यूट करके आपस में ही खर्चा कर लेते हैं, ठीक है। भाई एक RW ने कहा होली मिलन समारोह करेंगे, और सब लोग चलो 500-500 रुपए निकालो, और 500-500 रुपए निकालकर क्या करेंगे? चाट पकौड़ी लाएंगे, मिल के खाएंगे, ठीक है। मिल के पैसे देंगे, मिल के खा जाएंगे। तो यहां इनकम तो हुई ही नहीं ना सर। वॉइस ब्रेक हो गई सर, एक बार दोबारा पूछेंगे, कुछ पूछ रहे थे? वेंकटेश सर कुछ पूछ रहे थे जी? तो हाँ, नो मैं ये कह रहा था कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना इनकम तो कुछ हुई नहीं। और इनकम क्यों नहीं हुई, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका, और थोड़ा इलेबोरेट हो जाएगा सर। बचपन में ना, हाँ, जब हम छोटे होते हैं तो बस हम समझते हैं मुकेश अंबानी के बाद अगला नंबर जो है ना बिजनेसमैन का, वो हमारा ही है, ठीक है। सबको इस तरह के आइडियाज आए हुए होंगे, ठीक है। समर वेकेशन में मुझे भी बड़े आइडियाज आते थे, हाँ। पापा के सामने जाते जाते खत्म हो जाते थे, बस उनके सामने कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई, हाँ। लेकिन इस तरह के आइडियाज सबको आए होंगे बचपन में। दो दोस्त थे सर बचपन में, चिंटू और मिंटू। समर वेकेशन शुरू हुई, इन्होंने कहा चलो मिलकर बिजनेस करेंगे। और बिजनेस क्या करेंगे? चिंटू और मिंटू ने कहा चलो भाई 200-200 रुपए लाएंगे घर से, और 200-200 रुपए में क्या करेंगे? 200-200 रुपए में ना जूस बनाकर बेचेंगे मार्केट में। 400 रुपए का सामान लाएंगे, उसका जूस बनाएंगे, जूस के बनेंगे 12 ग्लासेस। 50 रुपए के हिसाब से 600 रुपए का बेचेंगे, ठीक है। और सर ये बेचारे ये जूस बेचने के लिए एक दिन दोपहर में पार्क में जाके खड़े हो गए, चिल मिलाती हुई धूप में, ठीक है। बहुत तेज धूप थी, कोई घर से नहीं निकला, दो दो बेचारे अकेले खड़े थे। खड़े खड़े बेचारों को प्यास लगने लगी। थोड़ी देर कंट्रोल करने के बाद चिंटू ने क्या करा, एक गिलास उठाया, पी गया। मिंटू ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? इसने जेब से 50 रुपए निकाले और कहा ये लो 50 रुपए, और चुप रहो, और पी गया, ठीक है। मिंटू को 50 रुपए दिए, 50 रुपए का बिकना था। थोड़ी देर में मिंटू को प्यास लगी, उसने वही 50 का नोट निकालकर चिंटू के हाथ में दिया, और एक गिलास ये पी गया। सर 4 घंटे खड़े रहे ये लोग पार्क में, कस्टमर तो कोई नहीं आया। 12 ग्लास के 12 ग्लास खुद पी गए, और 50 का एक ही नोट इधर से उधर, उधर से इधर घूमता रहा, ठीक है। सर बताइए, मेरा सवाल यह था, 12 ग्लास जूस पी गए, 50 का एक ही नोट इधर से उधर घूमता रहा, क्या कमाया? बताइए इनको कितना प्रॉफिट हुआ? सर प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं। और क्यों नहीं हुआ? भी हुआ सर। सर प्रॉफिट होने के लिए पता है जरूरी क्या है? सर एक बात हमेशा याद रखिएगा, नो वन कैन अर्न प्रॉफिट
फ्रॉम हिमसेल्फ। सर मैं अपने आप से पैसे नहीं कमा Market सकता, income आने पे ठीक है, पैसे कमाने हैं ना तो किसी आउटसाइडर को लाइए, आउटसाइडर को, पैसे तभी कमाए जा सकते हैं। क्रेता और विक्रेता होना चाहिए सर, दोनों चीजें। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल। जब तक दो बंदे नहीं होंगे ना, अगर मैं अपना ही सामान अपने आप को ही बेचकर पैसे कमाने लगा, सर मैं तो करोड़पति हो जाऊंगा 4 दिन में, ऐसे कैसे, है ना। मैं एक मोबाइल फोन खरीद के लाया 50,000 का, अपना फोन अपने आप को 80,000 में बेच दिया और मैंने कहा वाह 30,000 कमाए। सर ये कोई कमाई नहीं है। सर यही कंसेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी में पता है क्या होता है सर, एक ना ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। ये लोग आपस में मिलकर अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं और अमाउंट कंट्रीब्यूट करके जो पैसा आता है ना उसे आपस में ही कंज्यूम कर लेते हैं। सर जो पैसे देता है वही बेनिफिट लेता है और जो बेनिफिट देता है वही पैसे देता है, ठीक है। सर 100 लोगों ने पैसे दिए, यही 100 लोगों में बेनिफिट्स बटेंगे। ना कोई एक आदमी बाहर का बेनिफिट के नाम पर आना चाहिए, ना कोई एक आदमी बाहर का पैसे देने के लिए आना चाहिए। जो पैसे देगा वही बेनिफिट लेगा। इसे कहते हैं सर प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। सर इनकम टैक्स से कहता है इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। और क्यों नहीं लगाएंगे? सेम रीजन जो भी हम डिस्कस कर रहे थे सर, कोई आउटसाइडर तो आया ही नहीं ना, इसलिए इन सबकी जो इनकम्स होंगी ना उन्हें एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आइए। तो सर ये जो डाउट अभी पूछा था वहां से ये बात निकली, लोकल अथॉरिटी की इनकम और ये जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये म्यूचुअल कंसर्न्स होती हैं, प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं, इन सब की इनकम्स इनकम टैक्स एक्ट के तहत एग्जम्प्ट होती है जी। तो मैं ये बता रहा था सर, अभी हमारा जो फोकस था ना वो किस पर था बताइए? इनकम पर, इनकम, ठीक है। सर हमने सबसे पहले कहा देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम के 5 हेड्स होते हैं। ये इनकम्स होती हैं और क्या इनकम नहीं होती? सर एग्जम्प्ट इनकम्स, इनकम्स नहीं होती। एग्जम्प्ट इनकम पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है ना भाई। जो चीज इनकम की कैटेगरी में आएगी उस पर टैक्स लगाया जाएगा और जो एग्जम्प्ट इनकम में आ जाएगी उस पर नहीं लगाया जाएगा। अब सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो उठता है और वो ये, सर जब इनकम पे टैक्स लगाने की बात करेंगे तो इनकम को कमाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, कोई ऐसा पर्सन, सर पर्सन भी तो होना चाहिए हु अर्न्स इनकम। भैया आप इनकम टैक्स पे टैक्स लगाने की बात, इनकम पे टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं तो कोई इनकम कमाने वाला भी तो हो जो इनकम कमाएगा। इनकम अपने आप थोड़ी हो जाएगी, तो इनकम कमाता कौन कौन है? तो सर इनकम टैक्स एक्ट जब टैक्स लगाने की बात करता है ना तो इंडिया में हमारे पास 7 तरह के लोग होते हैं जिनके ऊपर टैक्स लगाने की बात की जाती है। हाँ जी, तो इनकम कौन कौन लोग कमा सकते हैं सर? any individual जी or बिल्कुल। company HUF, तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन इनकम टैक्स। और इनका मीनिंग नाम है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में बताया गया है। सर इंडिया में कौन कौन लोग इनकम कमा सकते हैं? सर इंडिविजुअल इनकम कमा सकता है, इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल्स इनकम अर्न कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स को अपनी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। सर और भी कोई इनकम कमा सकता है क्या? हाँ जी, क्या इंडिविजुअल के अलावा भी कोई इनकम हो सकती है? सर कंपनी, फर्म, कंपनी, बिल्कुल सही सर, फर्म की भी हो सकती है। और सर HUF, यस एग्जैक्टली सर, सेकंड इज HUF। सर फर्स्ट इज इंडिविजुअल, सेकंड इज HUF। HUF किसे कहते हैं बताइए? सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
जी सर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है? सर एक पर्सन थे मिस्टर ए, बिजनेस करते थे, फिर इनकी शादी हो गई मिसेज ए के साथ, फिर इनके बच्चे हो गए। इनके बेटे हुए पहले मिस्टर ए1, फिर दूसरे बेटे हुए मंझले बेटे ए2, छोटे बेटे हुए सर ए3, फिर ये भी बड़े हो गए। बड़े होने के बाद इन्होंने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, फिर इनकी भी शादियां हो गई। ए1 की शादी मिसेज ए1 से, ए2 की शादी मिसेज ए2 से, ए3 की शादी मिसेज ए3 से। ठीक है सर, फिर इनके भी बच्चे हो गए। ए1 के बच्चे A11, A12, A2 के बच्चे A21, A22, A3 के बच्चे A31, A32। ठीक है सर, ये भी बड़े हो गए, दादाजी के बिजनेस में लग गए, बस। इट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ एन HUF। ठीक है सर, मैं इनके आगे भी चल सकता हूं, मतलब A1 के बच्चों की भी बात कर सकता हूं, A111, A212 के बच्चों की भी बात कर सकता हूं, A121। ठीक है सर, किसी भी फैमिली में कॉमन एंसेस्टर के, जो कॉमन प्रीडिसेसर के जो डिसेंडेंट्स होते हैं ना, वो हमारे पास HUF फॉर्म करते हैं। ठीक है, इनके एक प्रीडिसेसर है, एक एंसेस्टर, और फिर उनके आगे बच्चे। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन मिस्टर ए, इसमें उनकी जो आगे फैमिली ट्री है वो कवर होता है, मतलब उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चों के बच्चे। ठीक है सर, 3 पीढ़ियां मिस्टर ए के बाद की इनके HUF के अंदर आएंगी। ठीक है सर, A11 के जो बच्चे होंगे ना, यहां पर A1111, ये मिस्टर ए के HUF के मेंबर नहीं होंगे। ठीक है, किसी भी पर्सन की 3 पुश्तें उसके HUF के अंदर आती हैं, चौथी नहीं आती सर। ठीक है, इसे कहते हैं सर HUF। सर इनकम टैक्स एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, HUF को एक सेपरेट पर्सन माना जाता है, डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब मैं अलग हूं, मेरा HUF अलग है सर। मैं जो इनकम कमाता हूं उस पर टैक्स मुझे देना पड़ेगा, मेरा HUF जो इनकम कमाता है उस पर मेरे HUF को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मेरी इनकम अलग है, मेरे HUF की इनकम अलग है, मैं एक अलग पर्सन हूं, मेरा HUF एक अलग पर्सन है। सर इनकम टैक्स एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है, इनकम टैक्स इन दोनों को अलग अलग मानता है। सर जैसे मैं भी अपने पास इनकम अर्न करता हूं, मेरी वाइफ भी इनकम अर्न करती है, वाइफ जॉब करती है, मेरा ऑफिस है अपना। ठीक है, मैं ऑफिस से पैसे कमाऊंगा, उसका टैक्स मैं दूंगा। ठीक है सर, मेरी वाइफ सैलरी से पैसे कमाएंगी, उसका टैक्स वो देंगी। सर आप जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए आपके स्पाउस भी जॉब कर रहे हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो भी। ठीक है, ऐसे में वो जो इनकम अर्न कर रहे हैं और आप जो इनकम अर्न कर रहे हैं, सर ये अलग अलग है। इनकम टैक्स हस्बैंड और वाइफ को एक नहीं मानता, अलग अलग मानता है। सर बिल्कुल इसी तरह हस्बैंड एंड वाइफ के HUF को भी एक अलग एंटिटी माना जाता है। HUF एक अलग पर्सन है, HUF उसके मेंबर्स से अलग है। ठीक है, तो HUF की इनकम का टैक्स अलग जाएगा, मेंबर्स की इनकम का टैक्स अलग जाएगा। जो मेंबर कमाएगा उसका टैक्स मेंबर से लूंगा, जो HUF कमाएगा उसका टैक्स HUF से चार्ज किया जाएगा। तो हमारे पास पर्सन्स की डेफिनेशन की हम बात कर रहे थे, तो पर्सन किस किस को माना जाएगा? सर इंडिविजुअल को, HUF को, तीसरा सर कंपनी को, कंपनी। सर HUF का एग्जांपल कोई? नवीन सर, HUF का एग्जांपल तो आपके घर में ही है सर। नहीं, टैक्स कैसे देते हैं वो क्लियर नहीं है मुझे HUF का। मैं बताता हूँ सर, जब मेरा फैमिली भी यही होती है वो होती है। जी जी मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन है सर, मिस्टर रमेश। सर इनकी मैरिज हो गई, मान लीजिए मिसेस रमेश से, और इनके घर में ना एक बेबी बॉर्न हुआ, नाम रखा इन्होंने मोहन, बस। सर HUF पता है कैसे बनता है?
इसके लिए एक लॉ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955। सर एचयूएफ बनाने के लिए क्या करना होता है नवीन सर? कुछ भी नहीं करना होता। एचयूएफ इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। और पता है कब बनता है सर? लॉ में लिखा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं अपने मन से। whenever a child is born in a family, an HUF is created। ठीक है, whenever a child is born in a family, an HUF is created। ठीक है सर, मान लीजिए एक पर्टिकुलर फैमिली में एक बेबी बॉर्न हो गया, जिस दिन बेबी बॉर्न होता है ना, उस दिन HUF बनता है। ठीक है, तो मिस्टर रमेश और मिसेस रमेश, इनके घर में इनके बेबी बॉर्न हुए, मिस्टर मोहन, मास्टर मोहन, जिस दिन ये पैदा हो गए सर इनका HUF बन गया। अब ये HUF इनकम टैक्स में बनाना चाहते हैं, इन्हें क्या करना चाहिए सर? मैं बताता हूँ। इन्हें जाना चाहिए अपने वकील साहब के पास, और वकील साहब से जाकर एक HUF डीड बनवानी चाहिए। फिर इस HUF डीड को सबमिट कराकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से HUF का पैन नंबर इशू कराना चाहिए, और पैन नंबर इशू कराने के बाद इन्हें बैंक में जाकर खोलना चाहिए खाता। इन्हें HUF का एक बैंक में अकाउंट खोल लेना चाहिए बस। अब अगर ये कोई भी बिजनेस HUF के नाम से करते हैं ना, तो उस बिजनेस की जो इनकम है वो HUF के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। ठीक है, HUF के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। सर HUF इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। सर हर घर में HUF होते हैं, पता है कितने? 4। ठीक है सर, हर घर में 4 HUF हैं। सर मैं जैसे ही पैदा हुआ ना, मैं अपने पापा का बेटा था, दादाजी का पोता था, और परदादा का परपोता था। इन तीनों का HUF का मेंबर बन गया मैं। इसके लिए मुझे कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक है सर, ऑटोमेटिक। HUF का क्रिएशन ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, HUF का क्रिएशन ऑटोमेटिक होता है। HUF इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, ये खुद ही बन जाता है सर, बनाना नहीं पड़ता। ठीक है, और सर चौथा HUF मेरा HUF है, जिस दिन मेरी डॉटर बॉर्न हुई ना, उस दिन बना। ठीक है, आई हैव अ डॉटर। ठीक है, तो जैसे ही वो पैदा हुई HUF बन गया। हाँ सर, अब यहाँ एक टेक्निकल इशू है, आई एम अ मुस्लिम, मैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में कवर नहीं होता, इसलिए मैं HUF नहीं बना सकता। ठीक है सर, इंडिया में 3 लोग HUF नहीं बना सकते, ओनली 3, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी। इन तीनों के अलावा कोई भी हो सर, अ पर्सन में बी अ हिंदू, अ बुद्ध, अ जैन, अ सिख, और फॉलोअर ऑफ एनी अदर रिलीजन। सर कोई भी रिलीजन फॉलो करता हो, मुस्लिम नहीं होना चाहिए, क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए, पारसी नहीं होना चाहिए, सर वो HUF बना सकता है। HUF बनाने की कंडीशन क्या है? कुछ भी नहीं, फैमिली होनी चाहिए। ठीक है, फैमिली होनी चाहिए। ठीक है सर, जैसे ही फैमिली में बेबी बॉर्न होगा, अब उसके पास इस बात की अथॉरिटी आ गई, वो अपने पास जाकर HUF बना सकता है। HUF डीड बनेगी, HUF डीड बनने के बाद वो HUF का पैन नंबर अप्लाई करे, पैन नंबर लेने के बाद वो HUF का बैंक अकाउंट खोले, बैंक अकाउंट खोलने के बाद HUF का जितनी भी बिजनेस होगा, जितनी भी HUF की इनकम होगी सर, वो HUF के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। उसका मेरी इनकम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है नवीन सर? यस सर, थैंक यू सर। जी सर, बस इसमें ना एक टेक्निकल इशू आता है नवीन सर। जैसे मैं अगर HUF बनाता हूँ, 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ, अगर मैं अपने पैसों में से HUF को पैसे दूंगा ना, तो सर क्लबिंग के प्रोविजंस है हमारे यहाँ, वो क्लबिंग के प्रोविजंस लग जाते हैं। तो उसके ना फिर दूसरा कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं अपना HUF बनाऊं और पैसे मैं देने के बजाय अपने किसी दोस्त से लोन दिलवा दूं अपने HUF को, सर अगर मैं अपने पास से पैसे दूंगा तो क्लबिंग हो जाएगी। मेरे फ्रेंड ने मेरे HUF को लोन दे दिया, मेरा बचपन का दोस्त है, दे सकता है, उसने 5 लाख रुपए लोन दे दिया। ठीक है, मैंने उसके HUF को 5 लाख रुपए लोन दे दिया, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, हाँ लोन देने हैं, वापस नहीं लेने। ऐसे में अब इन पैसों से अगर मैं अपने पास कोई भी इस तरह का इनकम अर्न करता हूं ना सर, इस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। सॉरी, इस पर मेरे हैंड्स में टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, HUF के हैंड्स में टैक्स चार्ज किया जाएगा। जी कपिल सर, आपसे म्यूट हो रहा है सर गलती से बार बार। हाँ जी सर, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज।
Sir, any example of HUF earning income and paying tax on it? That is your an सर example. HUF HUF earning income अर्निंग and इनकम, paying tax. सर ये तो कोई भी हो सकता है I mean, सर। not income. मेरे or- मेरे फ्रेंड है सर, मेरे फ्रेंड है, उनका नाम है मिस्टर राहुल। उनके पिताजी हैं, उनके फादर की एक शॉप है। तो ये मेरे जो दोस्त हैं राहुल, इनके पापा की जो शॉप है, इसमें ना इन्होंने दो पार्ट्स किए हुए हैं। एक इनके पापा चलाते हैं और एक इनके पापा का HUF चलाता है। ठीक है, इसमें ये आइटम 1 का बिजनेस करते हैं, इसमें ये आइटम 2 का बिजनेस करते हैं। इसकी इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रविंदर मित्तल, मेरे दोस्त के पिताजी हैं। और इसकी जो इनकम होती है इन द हैंड्स ऑफ रविंदर मित्तल HUF। ठीक है सर, आप अपने पिताजी के नाम का HUF बनवा दीजिए और उसके बाद पिताजी के HUF से इनकम अर्न करवाने लगिए। ठीक है सर, टैक्स नहीं देना पड़ेगा पिताजी को। उस इनकम पर जो HUF कमा रही है उसका टैक्स HUF देगी। सर बड़ा फायदा है सर, इससे बड़ा फायदा है। पता है क्या सर, MEL का बेनिफिट मिलता है। सोचिए, पिताजी अगर 7.5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 7.5 लाख पर टैक्स देना पड़ता। 2.5 लाख रुपए उन्होंने HUF के नाम पर कर दिए, 5 लाख अपने नाम पर कर दिए। सर ये MEL इनका निल हो गया, टैक्स निल हो गया MEL का। इनका टैक्स आया 12,500, इन्हें रिबेट मिल गई 87A की। इनका भी निल हो। सर जो HUF से इनकम अर्न होगी तो उसको उसका टैक्स भी तो यही भरेंगे मिस्टर नहीं रविंदर। सर, आप बिल्कुल सर, वैसे तो आप सही कह रहे हैं सर। अब देखा जाए तो भाई जा तो घर से ही रहा है पैसा, है ना सर, लेकिन इनकम टैक्स में ना दोनों को अलग अलग माना जा रहा है। इनकम टैक्स एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर रविंदर अलग है, रविंदर जी की HUF अलग है। तो रविंदर जी अपनी इनकम में से टैक्स देते हैं और रविंदर जी का HUF अपनी इनकम में से टैक्स देता है। सर मैं इनकम अर्न करता हूं, मेरी वाइफ भी इनकम अर्न करती है। अब सर एज सच हस्बैंड वाइफ के पैसों में कोई भेदभाव थोड़ी होता है। उनका पैसा भी घर में आता है, मेरा पैसा भी घर में आता है, आता तो घर में ही है, लेकिन मेरी इनकम का टैक्स मैं देता हूं सर, मेरी इनकम में से। वाइफ की इनकम का टैक्स वाइफ देती है अपनी इनकम में से। अब मैं एज सच कहूं तो भाई पैसा तो दोनों का टैक्स का घर से ही जा रहा है ना सर, जा तो रहा है घर से, लेकिन पर्सन तो अलग अलग है ना। ऐसे ही मिस्टर रविंदर एक अलग पर्सन है, रविंदर जी का जो HUF है ये एक अलग पर्सन है। HUF अपनी इनकम में से टैक्स दे रहा है, रविंदर जी अपनी इनकम में से टैक्स दे रहे हैं। ऐसे ही मेरे जो दोस्त हैं राहुल जी, सर इन्होंने भी अपना HUF बना रखा है। इनके भी एक बच्चे हैं। सर ये HUF का हेड होता है, वो कर्ता होता है ना जी सर? जी सर, जी बिल्कुल, तो HUF के हेड को कर्ता कहते हैं। उसका टैक्स तो सर वो कर्ता के हैंड में ही टैक्सेबल होता है ना सर? नहीं नहीं सर, कर्ता के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होता यासीन सर। HUF की रिटर्न अलग जाएगी, HUF के कर्ता की रिटर्न अलग जाएगी। इनकम टैक्स की 2 रिटर्न्स जाएंगी सर इस केस में। एक रिटर्न जाएगी ये रविंदर जी की, एक रिटर्न जाएगी इनके HUF की। ऐसे ही एक रिटर्न फाइल करते हैं मेरे दोस्त मिस्टर राहुल, एक इनका राहुल HUF फाइल करता है। दोनों अलग अलग पर्सन है सर, दोनों अपनी इनकम का अलग अलग टैक्स देते हैं और दोनों को सर MEL का बेनिफिट भी अलग अलग मिलता है। और इसी के साथ साथ सर ये 80C का भी बेनिफिट लेते हैं। HUF 80C का अलग बेनिफिट लेता है, इनके पापा 80C का अलग बेनिफिट लेते हैं। मेरे दोस्त राहुल 80C का अलग बेनिफिट लेते हैं, राहुल का HUF 80C का अलग बेनिफिट लेता है। अलग अलग पर्सन हैं सर ये।
सर इनकम टैक्स पर्पज से मैं अलग हूं, मेरा एचयूएफ अलग है, दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, अलग अलग पर्सन है, अलग अलग इनकम निकलेगी, अलग अलग टैक्स निकलेगा। मतलब सर जैसे अगर आपने 2.5 लाख रुपए आपने कमाए, 2.5 लाख आपकी एचयूएफ ने कमाए, तो तो दोनों 5 लाख एग्जेम्प्ट हो रुपए जाएंगे। एग्जम्प्ट होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मैंने 5 लाख कमाए यासीन सर, 5 लाख तक टैक्स नहीं है ना इंडिविजुअल पे। 2.5 लाख जी मेरे सर। एचयूएफ ने कमाए सर, 7.5 लाख रुपए कमाए, नो टैक्स, टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। ठीक है सर। जी जी सर, कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ लीजिए प्लीज। जी चलिए सर, 9:40 हो गए हैं, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। सर ये जो अलग से क्लास स्टार्ट करने का पर्पस था वो यही था कि देखिए कई ऐसे बेसिक टर्म्स होते हैं जो इनको ना सर हम रेगुलर अपना जो बैच चल भी रहा है सर उसमें ना इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम इन सब बातों पे डिस्कस कर पाए। अब ये बातें बेसिक होती हैं, यूजफुल बहुत होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से नॉर्मल बैचेस में, नॉर्मल डिस्कशंस में ये चीजें छूट जाती हैं सर। और खास तौर पर जो हमारे फ्रेंड्स जिन्होंने भी न्यूली ज्वाइन किया है डिपार्टमेंट में, उन्हें काफी ज्यादा, एक दो लोगों का मेरे पास फोन आया कि सर हमें टर्म्स नहीं आती हैं, हमें कुछ बेसिक्स में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने ये बैच अपने पास स्टार्ट करने का सोचा था। ठीक है, तो सर हमारा जो रेगुलर बैच चल रहा है ना वो तो हम चलाते ही रहेंगे, सैटरडे संडे में चल रहा है, उसकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू करेंगे सर। एक जैसे कल मैंने क्लास रखी है, मैंने ग्रुप पे डाला भी था, कल मैं कैश बुक की एक्स्ट्रा क्लास लूंगा हमारे रेगुलर बैच की, जो हमारा चल रहा था उसी बैच की। ठीक है, और ये जो हमारा बैच चल रहा है ना, जो हम ये एक्स्ट्रा बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं सर, इसकी हम नेक्स्ट क्लास ना मंडे में रखेंगे। ठीक है, एक बार हम डिस्कस कर लेंगे इसका, थोड़ा सा मैं शेड्यूल बना लूं, फिर देख लेंगे। मंडे में यहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, मीनिंग ऑफ पर्सन से। ठीक है, आप अपने जो भी इस तरह के बेसिक का कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो सर, आप क्लास में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वेल इन एडवांस मुझे व्हाट्सएप करके पहले से भेज भी सकते हैं, मैं क्लास में खुद ही अपने डिस्कशन में उसको कवर कर लूंगा। ठीक है सर, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। Thank you, sir. Good night. यू वेलकम सर, गुड नाइट थैंक यू सर। सर।